अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब ध्यान देना बेटा, सपोज मैं यहां पर बेटा एक रिएक्शन लिखूंगा विच इज एट इक्विलिब्रियम। N1 moles of A gaseous phase plus N2 moles of B is in equilibrium with N3 moles of C plus N4 moles of D। और अगर आप देखोगे ना, इसमें रिएक्टेंट भी बेटा किस फेज में प्रेजेंट है? गैशियस फेज में। और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है किस फेज में? गैशियस फेज में। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? N1। बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? N2। सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? N3। और डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? N4। तो क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास गैशियस फेज में है, हम इसके लिए बेटा केसी भी लिख सकते हैं और केपी भी लिख सकते हैं। अगर हम केपी लिखेंगे तो केपी किसके बराबर होगा? देन यू कैन राइट इट एज केपी विल बी इक्वल टू partial pressure of products divided by partial pressure of reactants, each raised to the power equal to stoichiometric coefficient। जैसे मैंने बेटा इससे पहले समझाया है, तो you can write it as partial pressure of C raised to power M3, partial pressure of D raised to power M4 divided by partial pressure of A raised to power N1 into partial pressure of B raised to power N2। यही होगा। तो ये केपी, इसी तरीके से आप लिख सकते हो केसी। केसी का वैल्यू किसके बराबर होगा? केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड पावर M3, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज्ड पावर N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड पावर N2। ऑलरेडी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में आपने देखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यही है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जरा मुझे बताओ प्रेशर किसके बराबर होगा? इट विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी। Number of moles divided by volume, you call that as concentration. Pressure is equal to concentration into RT। तो प्रेशर का वैल्यू जो होगा, प्रेशर किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन इंटू आरटी। पार्ट प्रेशर ऑफ सी, देन यू कैन राइट इट एज कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आरटी। प्रेशर ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आरटी। प्रेशर ऑफ ए, अगर यहां पर होता प्रेशर ऑफ ड्यू टू ए, यू कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आरटी। प्रेशर ऑफ बी, पीबी, प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आरटी। जरा मुझे बता बेटा केपी का वैल्यू किसके बराबर होगा? केपी विल बिकम इक्वल टू पीसी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सी आरटी रेज्ड टू पावर M3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आरटी रेज्ड टू पावर N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आरटी raised to power N1 into concentration of B RT raised to power N2। यही होगा ना बेटा? अब चलो, क्योंकि हमने प्रेशर की जगह क्या लिया बेटा? वी टेक कंसंट्रेशन इन प्लेस ऑफ प्रेशर। अब मुझे बता बेटा ये जो N3 है ना पावर, ये C का भी पावर है और RT का भी पावर है। और अगर आप देखोगे ये N4 पावर है बेटा डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी का भी और आरटी का भी। अगर मैं बेटा इसको अलग अलग से स्प्लिट करूंगा अलग अलग से, तो यू कैन राइट दिस रिएक्शन एज केपी इज इक्वल टू, केपी विल बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड पावर M3, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड पावर M3, आरटी रेज्ड पावर M3। यही होगा ना। और यहां पर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ डी raised to power N4 into RT raised to power N4, क्योंकि N4 बेटा D की कंसंट्रेशन का भी पावर है और RT का भी पावर है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power N1 RT raised to power N1, कंसंट्रेशन ऑफ B raised to power N2 RT raised to power N2। यही होगा। अब ध्यान देना, can you write it as Kp will become equal to concentration of C raised to power M3, concentration of C raised to power M3 into concentration of D raised to power N4। RT और यहां पर भी RT, बेसिस सेम,
RT raised to power n3, RT raised to power n4. You can write RT raised to power n3 plus n4 into RT raised to power n3 plus n4 divided by concentration of A raised to power n1 into concentration of B raised to power n2. यानी ये दो मैंने लिए. अब क्या आ जाएगा? RT raised to power n1, RT raised to power n2. You can simply write it as it is equal to RT raised to power n1 plus n2. यही होगा ना? आप ध्यान दें. Then you can write it as Kp will become equal to इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? That is concentration of C raised to power n3, concentration of D raised to power n4, concentration of A raised to power, concentration of B raised to power n2. जो पहले रिएक्शन मैंने लिखी उसका अगर आप Kc लिखोगे ना, वो Kc इसी के बराबर होगा. यानी इसके यहां पर मैं लिखूंगा Kc, यानी इसके in place of this we can write here Kc. अब है ना RT raised to power n3 plus n4 और ये भी RT. When bases are same and in division powers क्या हो जाता है? Subtract. That is n3 plus n4 minus n1 plus n2. That is RT raised to power n3 plus n4 minus n1 plus n2. n3 plus n4 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. वही है ना, प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड n1 plus n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यू कैन राइट दिस Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज्ड टू पावर डेल्टा n G. डेल्टा n इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स. चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा बेटा? G. और ये डेल्टा एन जी जो हमारे पास है, डेल्टा एन जी सिंपली क्या है? डेल्टा एन जी सिंपली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर. मगर कार्बन जब यहां पर बेटा रिएक्टेंट्स और ये हम डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स खाली उसके लिए कैलकुलेट करते हैं जो किस फेज में होगा? जो गैसियस फेज में होगा. यानी फॉर ओनली दोज विच आर इन गैसेस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसेस. अब ध्यान देना बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज्ड टू पावर डेल्टा Ng. ये हमारे पास बेटा दिस इज अ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. और जो ये RT का वैल्यू होता है, जनरली RT इज ग्रेटर देन, जनरली RT जो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है. जब भी आप देखोगे ना एट नॉर्मल टेम्परेचर, जब भी बेटा रिएक्शन हो जाएगी ना, उसमें बेटा RT का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1. यानी T का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1/R. यानी T इंप्लाइज दैट T का वैल्यू जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 12.3 केल्विन. यानी अगर T का वैल्यू 12.3 केल्विन से ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि RT का वैल्यू. और जब भी रिएक्शन होती है ना, यूजुअली जब भी रिएक्शन होती है वहां पर टेम्परेचर या तो बेटा 300 केल्विन होता है या तो 273 केल्विन होता है. यानी टेम्परेचर बेटा अक्सर रिएक्शन में ज्यादा होता है किससे? 12.3 केल्विन से. यानी जब टेम्परेचर का वैल्यू 12.3 केल्विन से ज्यादा होगा उस वक्त बेटा R इज द गैस कांस्टेंट. R इंटू T का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1. उस वक्त RT का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1. यानी फॉर रिएक्शंस एट T ग्रेटर देन 12.3 केल्विन, उन रिएक्शंस के लिए हम देखेंगे जिनका टेम्परेचर 12.3 केल्विन से ज्यादा होता है. 12.3 केल्विन से ज्यादा होने का मतलब क्या है? RT का वैल्यू ज्यादा होगा किससे? 1 से. अब ध्यान दें, then you can write it as Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. यही है ना. और आपको पता है जब टेम्परेचर 12.3 केल्विन से ज्यादा होगा इस RT का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1. अब ध्यान दें, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0,
अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एनजी का वैल्यू 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन केपी विल बिकम इक्वल टू केसी, implies that kp will become equal to kc. Number second, if delta mg is positive, अगर delta mg का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और आपको पता है कि rp का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 रेज्ड पावर समथिंग, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, देन यू कैन राइट kp इज ग्रेटर देन kc, तब kp का वैल्यू ज्यादा होगा किससे बेटा, kc से. एंड नंबर थर्ड, इफ डेल्टा mg इज नेगेटिव, अगर डेल्टा mg का वैल्यू नेगेटिव है, देन यू कैन राइट इट एज kp इज लेस देन kc, तब kp का वैल्यू kc से क्या होगा, कम होगा. तो इस टॉपिक से बेटा आपने एक चीज तो याद रखी है कि kp इज इक्वल टू kc rt रेज्ड पावर डेल्टा mg. डेल्टा mg क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. लेकिन प्रोडक्ट्स खाली उनके लिए हम देख लेते हैं बेटा जो गैसेस में खाली प्रेजेंट होते हैं. अगर सॉलिड और लिक्विड होगा ना रिएक्शन में, उनको हम बेटा नेग्लेक्ट ही कर देते हैं. अब ध्यान देना, गिव रिलेशन बिटवीन kp and kc, गिव रिलेशन बिटवीन kp and kc for the following reactions at 300 Kelvin. Give relation between kp and kc for the following reactions at 300 Kelvin. Number first, किस किस के रिलेटेड बेटा आपको रिलेशन देखनी है, kp और kc. सिंपली यू कैन राइट kp इज इक्वल टू kc rt रेज्ड पावर डेल्टा mg. अब ध्यान देना, twice SO2 gas plus O2 gas gives twice SO3 gases. जरा मुझे एक चीज बता बेटा, डेल्टा एनजी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइड से कितने मोल्स हमारे पास है 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड से कितने हैं 2 प्लस, और यहां का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज डेल्टा एनजी का वैल्यू किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा. देन कैन यू राइट इट एज kp इज इक्वल टू kc rt रेज्ड पावर -1, kp is equal to kc rt raised to power -1. Then you can write it as kp is equal to kc divided by rt. This is number first. Number second reaction I will write here. H2 gaseous plus I2 gaseous gives twice HI gaseous. ये है ना. अब मुझे बता बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2. डेल्टा एनजी का वैल्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 2, 2 minus 2 0. देन कैन यू राइट इट एज kp इज इक्वल टू, kp किसके बराबर होगा, इट विल बिकम इक्वल टू kc rt रेज्ड पावर डेल्टा एनजी. डेल्टा एनजी का वैल्यू किसके बराबर होता है 0. देन यू कैन सिंपली राइट इट एज kp इज इक्वल टू kc. kp किसके बराबर होगा बेटा, kp विल बिकम इक्वल टू kc. नंबर थर्ड, C1, N2 gaseous plus O2 gaseous plus Br2 gaseous gives twice NOBr gaseous. अब सबसे पहले आपको क्या देखना होगा,
डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइड से कितने मोल्स है? 2 माइनस number of moles of reactants, that is 1 plus 1 plus 1, that is equal to 3. That is 2 minus 3 किसके बराबर होगा? minus 1 के बराबर। Then you can write it as Kp is equal to, Kp का वैल्यू किसके बराबर होगा? Kp is equal to Kc RT raised to power minus 1, ये होगा। Then simply you can write it as Kp is equal to Kc divided by RT। D पर CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas। अब मुझे बता बेटा, जो हम डेल्टा एनजी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एनजी खाली उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं जो गैसेस में प्रेजेंट होता है, यानी सॉलिड इज बेटा लेट फॉरगेट अबाउट दिस एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इनको हम बेटा भूल जाएंगे, क्योंकि डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, खाली उनके लिए जो किसमें होंगी? गैसेस। क्योंकि ये सॉलिड में है, नेग्लेक्ट दिस, ये भी सॉलिड में है, नेग्लेक्ट दिस। तो अब प्रोडक्ट साइड से क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कितने मोल्स है? कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1 माइनस रिएक्टेंट साइड से क्या होगा? 0, ये होगा, दैट विल बिकम सिंपली इक्वल टू 1। देन यू कैन राइट इट एज Kp विल बिकम इक्वल टू Kc RT raised to power 1। Kp is equal to Kc RT raised to power 1। ये था बेटा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। फिर उसके बाद हमने बेटा कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें हमने देखा कि हाउ वी कैन इक्वेट दिस Kp एंड Kc। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो होता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी बेटा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान देना, तो जब हमने पढ़ा था बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, उसमें हमने पहला पॉइंट जो लिखा था के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब इसको बेटा टेम्परेचर के साथ कौन से रिलेशन है? दैट इज गिवन बाय Van't Hoff equation। The effect of temperature, the effect of temperature on K equilibrium is given by Van't Hoff equation। That is given by Van't Hoff equation। अब वो Van't Hoff equation हमारे पास क्या है? ध्यान देना, d ln of k divided by dt is equal to delta h divided by RT square। This equation is called as Van't Hoff equation। k क्या है बेटा? k is equilibrium constant। t क्या है बेटा? t is temperature। r क्या है? gas constant। t क्या है? temperature। and delta h you called as an enthalpy change। यू कॉल दिस, और जो ये H होगा बेटा एंथैल्पी, या बेटा पढ़ोगे वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा H इज एन एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन बेटा हो जाएगी उस वक्त कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा H। यानी डेल्टा H यू कॉल इट एज अ हीट ऑफ ए रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज इन ए रिएक्शन, यू कॉल दैट एज, यानी डेल्टा H you call this delta H as it means it is enthalpy change। enthalpy change यानी हीट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन जब हो जाएगी उसमें कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एज एन एंथैल्पी चेंज। ध्यान देना, क्योंकि ये dt यहां से बेटा डिवाइड में है,
इसको बेटा इस साइड में लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यू कैन सिंपली राइट इट एज डी एल एन ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इफ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, लेफ्ट साइड से भी इंटीग्रेट करेंगे और राइट साइड भी इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट्स देंगे बेटा, ध्यान देना। सपोज एट टेम्परेचर T1, जब टेम्परेचर कितना है T1 और उस वक्त जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सपोज दैट इज इक्वल टू K1, और आपने बेटा टेम्परेचर कहां तक किया, T1 से लेकर T2 तक, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस फ्रॉम K1 टू K2, यानी एट T1 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, एट T2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2। ध्यान देना, डी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल गेट कैंसल आउट। यहां पर क्या बचेगा, ln ऑफ k और अपर लिमिट और यहां पर लोअर लिमिट। सॉल्व करके बेटा आपको क्या मिलेगा, ln ऑफ k, अच्छा सिंपली यू कैन राइट ln ऑफ k, लोअर लिमिट क्या है बेटा K1, अपर लिमिट क्या है K2, इज इक्वल टू डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, एंड एंथैल्पी चेंज एक रिएक्शन में कांस्टेंट है एंड वी अज्यूम दैट इट इज कांस्टेंट, बाहर निकलेगा बेटा इंटीग्रल से, आर भी बेटा बाहर निकलेगा, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर T1 T2 और अंदर क्या बचेगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ध्यान देना, ln ऑफ अपर लिमिट दैट इज K2 माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट दैट इज K1, ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 दैट इज लोअर लिमिट is equal to delta h divided by r 1 by t square into dt। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इंटीग्रल को 1 by x square into dx, ये आपने बेटा वहां पर भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 by x square into dx दैट इज इक्वल टू माइनस 1 by x। अब x की जगह क्या है t, देन यू कैन राइट इट एज माइनस 1 by t, फिर यहां पर क्या है लोअर लिमिट T1, अपर लिमिट क्या है T2। This is ln of K2 minus ln of K1. That is log m minus log n. Log m minus log n. You can simply write it as it is log m divided by n. That is ln of K2 divided by K1 is equal to delta h divided by r minus 1 by t. पहले कौन सा अपर लिमिट दैट इज T2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1 बाई T1, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा h डिवाइडेड बाई r 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये आ जाएगा। ध्यान देना ln ऑफ, सपोज इट इज ln ऑफ x, दिस इज ln ऑफ x। अगर हम बोल देंगे ना ln ऑफ x जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। ln होता है टू द बेस e और log होता है टू द बेस 10। जो log होता है ना log टू द बेस e, log x टू द बेस e यू कॉल इट एज एन ln ऑफ x, इसी को हम बोलते हैं बेटा ln ऑफ x। टू द बेस e जो होता है यू कॉल दैट एज एन ln। और जो यहां पर बेटा दिस log x इट इज टू द बेस, दिस log इज टू द बेस 10 और ये वाला बेटा ये भी log है बट टू द बेस e, दैट इज ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। यानी इसको बेटा साइड में लिख लेना बेटा ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303। तो इस ln को बेटा log में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन राइट इट एज 2.303 log ऑफ K2 by K1 is equal to delta H divided by R। यहां पर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ये 2.303 बेटा मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, देन यू कैन राइट इट एज log ऑफ K2 by K1 is equal to delta H divided by R।
डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 आर, T2 minus T1 divided by T1 T2. That is log of K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R, T2 minus T1 divided by T1 T2. K2 क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T2 एंड K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1. अब ध्यान देना, तो ये फाइनल इक्वेशन बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2. अब ध्यान देना, केस फर्स्ट. अब पहला केस हमारे पास है, इफ डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन में बेटा ना तो हीट एब्सॉर्ब होती है ना तो हीट रिलीज होती है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी T2 का वैल्यू बेटा T1 से क्या होगा? ज्यादा. डेल्टा H 0 होने का मतलब क्या है? डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन इज 0, यानी ना तो बेटा रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है ना तो बेटा रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. इफ डेल्टा H इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, जरा मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा H का वैल्यू बेटा 0 कर देंगे, T2 माइनस T1 का वैल्यू तो बेटा आपको पता है पॉजिटिव ही आ जाएगा. डेल्टा H अगर हमारे पास 0 के बराबर है तो ये सारा क्या बन जाएगा? यहां पर 0. फिर यू कैन राइट इट एज लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू 0. लॉग ऑफ K2 by K1 किसके बराबर आ जाएगा? 0. ध्यान देना, अगर हम देख लेंगे ना, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. लॉग x का वैल्यू बेटा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी लॉग x का वैल्यू बेटा 0 के बराबर है. कब? बिकॉज लॉग 1 इज इक्वल टू, अगर मैं x की जगह 1 डाल देता हूं, लॉग 1 इज इक्वल टू 0. अब मुझे बता बेटा लॉग का वैल्यू 0 कब होता है? लॉग x का वैल्यू 0 कब होता है? जब x का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. लॉग x का वैल्यू बेटा 0 के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू 1 के बराबर होगा. देयरफॉर K2 by K1 शुड बी इक्वल टू 1. K2 इज इक्वल टू K1. K2 का वैल्यू बेटा किसके बराबर है? K1 के बराबर. यानी आपने बेटा टेम्परेचर इंक्रीज किया, कहां से? T1 से लेकर T2 तक, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K1. आपने टेम्परेचर चेंज किया अप टू T2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बना? K2. बट K2 इज इक्वल टू K1. तो इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज. लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा? 0. यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not change with temperature. Does not change with temperature. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच डेल्टा H इज इक्वल टू 0. केस सेकंड, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा H पॉजिटिव इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक. यानी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H किसके बराबर होता है? पॉजिटिव के बराबर. एंड T2 इज ग्रेटर देन T1. T2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे बेटा? T1 से. देन कैन यू राइट इट एज, ध्यान देना, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, 2.303 R भी पॉजिटिव है. T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू ज्यादा होगा ना T1 से, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? पॉजिटिव. यानी लॉग ऑफ K2 by K1 इज पॉजिटिव. अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा
तब जो log x होगा, log x विल बी पॉजिटिव। यानी log x का वैल्यू बेटा पॉजिटिव होता है, लेकिन कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 1 से। log x का वैल्यू बेटा पॉजिटिव होता है। जैसे log 10 का वैल्यू 1 के बराबर है। log 2 का वैल्यू पॉजिटिव है 0.3010। तो log का अगर हम देख लेंगे ना, log का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? log x इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन यू कैन सिंपली से x इज ग्रेटर देन 1। और log x का वैल्यू नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू लेस देन होगा किससे? 1 से। और इफ x इज इक्वल टू 1, देन log x इज इक्वल टू 0। ध्यान दे। देन यू कैन राइट इट एज log x इज पॉजिटिव कब? बेटा जब x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1, दैट इज k2 विल बी ग्रेटर देन k1। k2 का वैल्यू बेटा ज्यादा होगा किससे? k1 से। यानी एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k1। आपने टेम्परेचर चेंज किया कहां से? T1 से लेकर T2 तक, द इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम k1 टू k2। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीजेस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increases with increase in temperature. Equilibrium constant increases with increase of temperature. ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाली केस पे। केस थर्ड, ध्यान देना। इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी डेल्टा एच का वैल्यू बेटा नेगेटिव होगा, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है जब रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उस वक्त डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? उस वक्त डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव ही बन जाएगा। दैट इज log ऑफ K2 by K1 इज नेगेटिव। log ऑफ K2 by K1 इज नेगेटिव। यानी अगर x का वैल्यू लेस देन होगा 1 से, जैसे बेटा 0.5, 0.1, 0.3, 0.7, 0.8, अगर x का वैल्यू 1 से कम होगा 0.9, 0.8, 0.7, तो log x विल बी नेगेटिव। यानी log x का बेटा नेगेटिव कब वैल्यू होता है? व्हेन इज log x नेगेटिव? जब x का वैल्यू बेटा लेस देन होगा 1 से। Therefore K2 by K1 is less than 1, which implies that K2 will be less than K1। यानी आपके पास बेटा टेम्परेचर था T1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, आपने टेम्परेचर चेंज किया T2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया K2। लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया कहां से? T1 से लेकर T2 तक, बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Decreases with increase of temperature. Equilibrium constant decreases with increase of temperature. तो इसी के साथ बेटा ये वाला टॉपिक्स का कंप्लीट होता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।